सारे लोग आ गए। आवाज जा रही है क्लियरली? आवाज जा रही है नहीं जा रही है? भाई अगर क्लियरली आवाज जा रही है हैंड रेज करना। ओके ओके। तो भाई इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। आई एम सगीर हुसैन एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन 2002 एंड actually basically I am teaching you chemistry for your courses। तो मैं तुम लोग को भाई केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ एंड आईआईटी गुवाहाटी से मैं बीटेक किया हूँ। तो हम लोग आगे केमिस्ट्री साथ में पढ़ेंगे, कैसे क्या करना वो सब कुछ देखेंगे। बट थोड़ा सा लाइक अभी आप लोग जस्ट क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे करके आए हो। तो क्लास 10 तक होता है क्या बेसिकली कि पढ़ने का एक जो तरीका है या जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू जेई। लाइक आप लोग क्या करते हैं बोर्ड में? डेफिनेशन याद करते हो? डेफिनेशन ही याद करते हैं ना। वहां पे क्या होता है, डेरिवेशन याद करते हैं, मैक्सिमम वही होता है बोर्ड में, वही को सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जेई में आपके डेफिनेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपके डिराइवेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फिर आएगा किससे? तो जेई में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। दैट मीन्स अगर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा लाइक जैसे कुछ आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेट सपोज दैट फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी देखे होंगे 10th में। तो वैसे ही आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। लाइक आपको डेफिनेशन पे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखने वाला जेई में, जो भी दिखेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे दिखेगा? न्यूमेरिकल बेस्ड। तो जो 10th में पढ़ने का जो अप्रोच था कि बुक पढ़ रहे हैं बार बार, हम लोग अपने क्या कर रहे हैं कि डेफिनेशन को याद कर रहे हैं, डिराइवेशन को बार बार डिराइव कर रहे हैं ताकि वहां पे हम लोग लिख पाए सब्जेक्टिव एग्जाम में। बट जेई सब्जेक्टिव एग्जाम होगा नहीं, वहां पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग को पता है कि ऑप्शन दिया हो रहेगा। तो हम लोग बेसिकली जिस तरीके से 10th में पढ़ाई करते थे वो कम्प्लीटली अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री हम लोग थ्रू आउट द ईयर लाइक 11th 12th किस तरीके से करेंगे, कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज दैट केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, शायद अभी आप लोग को उतना आइडिया नहीं होगा, सिर्फ अभी तक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितने लोगों को ये तीनों के बारे में पहले से आइडिया था? जिसे ही पता है एक बार हैंड रेज करना। और अब और किसी को पता था कि केमिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है? कोई बता सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? सर एलिमेंट्स। क्या पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? कोई बताओ कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। किसी को आइडिया फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तो जिसे भी आइडिया वो बताएं, या एलिमेंट्स और किसी का, नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ मैटर, और कोई? तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है। मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिए बताते हैं लाइक जैसे मूल कॉन्सेप्ट आप लोग आई थिंक 9th या 10th में पढ़े होंगे ना कि कुछ मास दिया हुआ रहता था, उसका एटॉमिक मास दिया हुआ रहता था, और उसके मोल कैलकुलेट करने रहते थे। कुछ ऐसा था आप लोगों के बोर्ड में 9th या 10th में? कुछ था ऐसा? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। तो वहां पे क्या करते थे हम लोग? बेसिकली फॉर्मूला लगा के कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते थे ना। तो ध्यान से सुनना, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट होगा, जैसे जनरली लोगों को केमिस्ट्री में ऐसा फोबिया होता है कि केमिस्ट्री में रटने वाली चीजें होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको रटने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद वो कॉन्सेप्ट रटना भी नहीं, आपको क्लास में समझना है। उसके बाद फॉर्मूला बताया जाएगा, जस्ट लाइक फिजिक्स में फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई नहीं, सिलेबस में डिलीटेड था, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे 11th में, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए।
फिर आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, उस फॉर्मूले पे हम लोग अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब बेसिकली वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा, फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए, दैट्स इनफ। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली बोलो कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द कम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशंस आती है, सिंपल कैलकुलेशन दैट मीन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और केमिस्ट्री के फॉर्मूले आते हैं, तो आप ये फिजिकल केमिस्ट्री आपसे हो जाएगी। और फिजिकल केमिस्ट्री का एडवांस में अराउंड 12 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। किसी को आइडिया ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? कार्बन। कार्बन, और कुछ? सर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स सर बॉन्ड, ओके। बॉन्ड। ऑर्गेनिक, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन केमिस्ट्री, ठीक है, सही बोल रहे हैं। लाइक हम लोग मेनली ऑर्गेनिक का नाम ही सुनते तो हम लोग को माइंड में सबसे पहला नाम आता है क्या? कार्बन। और ये क्लास 10th में एक चैप्टर भी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें थोड़ा सा आप लोग को ऑर्गेनिक के बारे में बेसिक आइडिया दिया गया था कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी पार्शियली करेक्ट है आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आगे जाएंगे तो इसका डिस्कशन थोड़ा सा चेंज होगा, बट अभी हाँ इतना एक चीज बोलेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन होगा ही होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। आप लोग आई थिंक क्लास 10th में ये भी रिएक्शन पढ़े होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोग किस सिलेबस में था? ऐसा एक कोई रिएक्शन पढ़ेंगे आप? सर ऐसा आप लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे C2H5OH फॉर्म के H2SO4, हीट फॉर्म का मतलब है कंसंट्रेटेड H2SO4, कुछ ऐसा अल्कीन बनता था, याद आ रहा है, इथीन बनता था, ऐसा एक। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। हाँ इस रिएक्शन का नाम क्या था? अभी किस कोई अभी एक आंसर दिए थे, इसका इसका रिएक्शन का नाम क्या था? सर डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ, रिएक्शन। यस, डिहाइड्रेशन। तो ये सारे जो रिएक्शन देख रहे हो ना, हम लोग ऑर्गेनिक में इसी टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे अभी आप बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया पढ़े थे क्लास 10th में, तो हम लोग इस रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग को मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही होगा, स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे, जैसे ये अल्कीन का नाम था इथीन, तो हम लोग देखेंगे कि इथीन किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। आपके आपके सिलेबस में एक रिएक्शन था डिहाइड्रेशन, तो हम लोग इस तरीके से मल्टीपल रिएक्शन देखेंगे। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जनरली स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। रीजन भी मैं बताता हूँ क्यों आता है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली प्रॉब्लम ये होता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, चीजें सुनकर डरना मत, यही ऑफकोर्स थोड़ा टफ है। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने होते हैं अराउंड, अगर मैं काउंट करके बोलूँ तो अराउंड 500 रिएक्शन के आसपास। और ये 500 रिएक्शन आपको बाई लर्न लर्न करने होंगे। और लर्न ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग से समझाया जाएगा कैसे याद करना है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन होता है क्या, इतने सारे रिएक्शंस है, तो होता है क्या, आज हम लोग नोटबुक कॉपी पढ़े कल भूल जाएंगे, फिर पढ़े फिर से भूल जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अप्रोच होता है कि आप जो नोटबुक कॉपी में जो भी नोट कर रहे हो, आप अपने रूम पे जाओ, उसे लिखो,
बिना देखे हुए, उसे फिर से रिवाइज करो, फिर से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये एक सीक्वेंस होता है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सच में मतलब उस पर अगर प्रॉब्लम नहीं लाना, तो आपको ये जो सीरीज है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। कि दैट मीन्स आपको क्लास में जो भी पढ़ाया गया, अब वो पहले जाके रूम पे लिखोगे, किसी भी नोटबुक कॉपी पे, बस अपने नोटबुक कॉपी को देख करके नहीं, बिना देखे हुए लिखना है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी चीजें याद है। फिर आपको रिवाइज करना है, फिर नोटबुक कॉपी देख के रिवाइज करना, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ये अगर आप एक सीरीज फॉलो करोगे इस तरीके से सीक्वेंस, तो ऑर्गेनिक जनरली मैक्सिमम लोगों का सही हो जाता है। लेकिन लोग करते हैं क्या, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं होता, ऑर्गेनिक में आपको लिखना पड़ेगा, फिर नोटबुक कॉपी देख के रिवाइज भी करना पड़ेगा। तब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा आपकी चीजें। तो ये तो अभी पढ़ने में थोड़ा हम लोग को टाइम लगेगा। ये हम लोग जब 11th के एंडिंग पे जाते हैं तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सबसे पहले फिजिकली पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ आइडिया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी को कुछ आइडिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? बताइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कुछ आइडिया है? आवाज जा रही है? एंड अदर इनऑर्गेनिक C2H4 मेटल्स एंड अदर, बाकी सारे एलिमेंट्स। लाइक जैसे कुछ एग्जांपल बताइए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्जांपल बताइए, बाकी सारे एलिमेंट दैट मीन्स हेलोजन्स। ओके, और? सर अमोनिया। अमोनिया। कमेंट में टाइप करिए। कंसंट्रेटेड एसिड। ओके। मेटलॉइड्स, मेटल, अल्कली मेटल्स। ओके। देखो, इनऑर्गेनिक का जब नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहला चीज माइंड में आता है, क्या आता है? क्या आता है? पीरियोडिक टेबल। ये आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट पड़े हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सीजियम, फेरेंशियम, इस तरीके से। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी कंपाउंड बच गए हैं वो सारे के सारे कंपाउंड किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा पढ़ेंगे। देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ट्रूथ है, जो सबसे ज्यादा बच्चे डरेंगे, तुम भी आओगे, हो सकता है तुम्हें भी डर लगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा। तो वैसा नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा नहीं आने का रीजन ही बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो 40% चीजें वो आपको याद करने वाली होगी। दैट मीन्स उसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। जो 60% चीजें इसमें समझना पड़ेगा। तो आप देख लो, आपको ये समझने वाली चीजें, ये समझने वाली चीजें, इसमें 60% चीजें समझने वाली है। दैट मीन्स सिर्फ इनऑर्गेनिक का 40% ही चीजें आपको याद करनी है। तो अगर अभी तक कोई आपको बोलता है केमिस्ट्री रटने वाली चीजें है, तो उनके बातों में आना नहीं है। जब पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे, समझेंगे क्या कैसे होता है। किसी को पीरियोडिक टेबल याद है? किसी को पीरियोडिक टेबल याद है? जे नॉन तक। अप टू 20 कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है? अप टू 20 पीरियोडिक टेबल कितने लोगों को याद है? जिसे याद है जल्दी से हैंड हैंड रेज करो जल्दी। 6 7, अभी तक 7 ही लोग। 12 13 14। और झूठ बोल करके हाथ मत रेज करना, ठीक है? अभी आओगे ना यहाँ पे ऑफलाइन, तो मैं सबसे सुनूंगा डे 1 में ही। तो जल्दी बताओ। और मतलब अच्छे खासे लोगों को याद है, एटलीस्ट अराउंड 30 35 लोगों को याद है, तो सुनो इधर। तो बाकी जिन्हें भी याद नहीं है, अप टू 30। ओके। देखो, अभी क्लास स्टार्ट होने में, ऑफलाइन स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो ध्यान से सुनना। आप लोग क्या करो, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक, दैट मीन्स हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर 1 होता है और जिंक का अटोमिक नंबर होता है 30। तो यहाँ तक आपको क्या क्या याद करना है? एटम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। देखो, जैसे मैं एक बता रहा हूँ, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का सिंबल है H, एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास 1। हीलियम का सिम हीलियम हो गया, हीलियम का सिंबल है He,
एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। इस तरीके से आपको कहाँ तक याद करना, अप टू 30, क्योंकि हम लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे फ्रीक्वेंटली अप टू 30 तक याद होगा, ये यूज आएगा। तो 30 तक याद हो जाएगा, 30 तक याद हो जाएगी पूरा ये जो मैं लिखा हूँ, एटम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अगर याद करोगे तुम्हें ही आसान होगा और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये सबसे पहला होमवर्क रहा। जब भी ऑफलाइन में आओगे उससे पहले तुम लोग को अप टू 30 तक याद हो जाना चाहिए। एटम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है। तो अभी तुम लोग को अभी तक जो बताया उसमें कुछ पूछना है तो कुछ कंफ्यूजन, यहाँ और क्या क्या चीजें केमिस्ट्री में किसी को कुछ क्यूरियोसिटी होता है वो पूछना है। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो ही बताया उसमें? किसी को कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो कमेंट करो। जिसे भी पूछना है। विवेक कुमार नाथ, क्या कुछ पूछना है बताओ। वो सब देखेंगे, जो एक्सेप्शन है बोल रहे हो ना, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसकी निमोनिक्स हम लोग बताएंगे। निमोनिक्स दैट मीन समथिंग कोड जिससे आपको इजिली याद हो जाए। तो वो सब के लिए ऑफ कोर्स क्लास में बताया जाएगा कि कैसे आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। उसके लिए आपको निमोनिक्स बताया जाएगा, कुछ कोड बताया जाएगा। और और किसी को, विवेक कुमार नाथ, आप हैंड रेज किए हो, कुछ पूछना है? रेहान, तुम्हें कुछ पूछना है? तो इधर देखो तुम लोग, देखो वो डिपेंड करेगा, वो चैप्टर बाय चैप्टर। देखो जेई में लाइक बहुत सारे चैप्टर है जो बहुत बड़े हैं, बहुत सारे चैप्टर छोटे भी है। तो ये ऐसे आपको नहीं बोल सकते कि एक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। ये लाइक जैसे देखो, और मोल कॉन्सेप्ट में हो सकता है आपके 12 लेक्चर में खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो 5 लेक्चर में खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे लेक्चर है जो 20 लेक्चर, कुछ ऐसे चैप्टर है जो 20 लेक्चर लगता है। तो आप लोगों को इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि एक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। आप लोग फोकस इस चीज पे करें कि कैसे चीजों को रिवाइज, चीजों को अपने, बेसिकली मैं बोलूँ तो चीजों को सीखने पे ध्यान दो। कुछ लोग कमेंट है कि सर केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले फिजिकल स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। बट इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी में पहला चैप्टर दिया हुआ है। बट हम लोग इसका नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ना बोलकर क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कोई नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे डिटेल में डिस्कस जब प्रैक्टिकल होंगे हमारे। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन से पूछना, वो कमेंट करें जल्दी। माइक म्यूट करें और जिसे भी पूछना है वो कमेंट करें, ठीक है। नहीं पूछना है तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्लास 10th में आप लोग नोमेनक्लेचर में, सॉरी ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन सीखे होंगे ना, कुछ याद आ रहा है कुछ? तो केमिस्ट्री के लिए बेसिक क्लियर करने के लिए मैं जो बताया हूँ आप लोगों को, सिर्फ अप टू 30 तक सिर्फ याद करके आओ। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की, वो आपको अच्छे से बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर अब एक टॉपिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, उसके थोड़ा सा कुछ रिवीजन करते, वो हम लोग को क्लास 11 में भी हो जाएगा। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग बता सकते हैं?
जो भी लिख लीजिए वो अपने कमेंट में टाइप करो कि क्या क्या है, इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी नेम। ब्यूटेन, कुछ लोगों का आंसर है प्रोपेन, ब्यूटेन, इन ब्यूटेन। साकिर अहमद, ये इन क्यों लिखे ये भी टाइप कर सकते हैं आपकी इन। ठीक है, ब्यूटेन तो समझ में आ रहा, आप इन क्यों लिखे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो तुम लोग क्लास 10 में ऐसा सीखे हुए कि ये मेन चेन है। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और फोर कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, ऐसे ही लिखते थे ना। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, ब्यूटेन। ये आ गया। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, देखते हैं आप लोग कहाँ तक आता है। इस कंपाउंड का नाम बताएं, इस कंपाउंड का नाम बताएं इसका। प्लीज माइक म्यूट करें इधर, जिसका ही माइक अनम्यूट है वो म्यूट करे। सर प्लीज, जिसका ही माइक है म्यूट, माइक म्यूट करो जिसका भी है। अबू जुबैर अहमद, माइक म्यूट करो। कंपाउंड का नाम क्या है, टू मिथाइल प्रोपेन। बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है, टू मिथाइल प्रोपेन। और लोग जल्दी ट्राई करें। टू मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या सेलेक्ट करते थे, मेन चेन। तो मेन चेन क्या होता था, मेन चेन में होता था मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। देखिए इसमें कितने कार्बन है, 4, दिख रहा है। और ये जो बच गया उसे क्या बोलते थे, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। कुछ ऐसा सुने आप लोग, ऐसा सुने साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, नाम सुने पहले। ओके, लाइक ठीक है। अभी आप लोग 10 तक ब्रांच बोलते थे, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। क्लास 11 में इसे साइड चेन ही बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट भी बोलेंगे। अभी आपके लिए यूज कर लेते हैं ब्रांच, ठीक है। जो बच जाते थे उसे क्या बोलते थे, ब्रांच, ठीक है। तो क्या होता था, सबसे पहले हम लोग किसके, उसके बाद फिर क्या करते थे, नंबरिंग करते थे। नंबरिंग इस तरीके से करते थे कि ब्रांच वाले को नंबर क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए, 1 2 3 4, ऐसे ही करते थे। या किसी और तरीके से आप लोग करते हैं क्लास 10 में, ऐसे ही करते थे, या किसी और मेथड से आप लोग करते थे। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करते, इसके बाद क्या करते थे, ब्रांच का नाम लिखते थे। ब्रांच में कितने कार्बन है, एक। तो एक को क्या बोलते हैं, मिथ। और ये ब्रांच है तो इसे क्या लिखते थे, मिथ। लास्ट में क्या लगाते हैं, बाई एल। और किस पोजीशन पे, 2 पे है। 2 मिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। और मेन चेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। जल्दी बताइए, ये आया समझ में। ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा आई थिंक आप लोग क्लास 10 में। ये हो गया। इसमें पूछना है किसी को, जिसे ही पूछना है जल्दी बताओ कमेंट करके। 1 मिनट। ओके, लाइन रिप्रेजेंटेशन से नहीं आ रहा है। ओके, नंबरिंग नहीं पता है कुछ लोगों को। ओके ओके।
ये हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया। ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है, ये बताइए। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये तो पढ़ा होगा ना ये। इस कंपाउंड का नाम बताएं। इस कंपाउंड का नाम बताएं जल्दी। इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? पेंटेन। टेन और बाकी लोग। ठीक है। बहुत लोगों का आंसर सही भी आ रहा है। 1, 2। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने कार्बन है? 5। तो ये तो पता होगा ना, 5 को पेंट बोलते हैं, ये पता है? पहले ये बताओ, 5 को पेंट बोलते हैं। ठीक है, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, तो पेंट लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड में कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है? ऑल सिंगल। तो ऑल सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, ये तो पता होगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिया। पेंट है। तो एक और चैप्टर था आप लोगों के क्लास 10th में, देखिए ना। सॉरी, ये नहीं था। एसिड बेस एंड सॉल्ट, याद आ रहा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये एक चैप्टर था आप लोगों के क्लास 10th में, ये याद है? तो देखिए इसके बारे में थोड़ा। NaCl सॉल्ट है या नहीं है? है, ठीक है। KCl सॉल्ट है? ठीक। ये बताएं। K2SO4, K2SO4 सॉल्ट है? NaOH सॉल्ट है? NaOH नहीं। ये बताइए, ये AlOH होल थ्राइस, ये क्या है? सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, क्या है ये? एल एल्युमिनियम है, OH होल थ्राइस, OH होल थ्राइस क्या है? बेस है। ओके, ठीक है। ये बताएं, HCl क्या है? HCl क्या है? एसिड, ठीक है। NaOH क्या है? बेस है। अब ये एक बात बताएं, अगर HCl और NaOH रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaCl, ठीक, प्लस वाटर। ठीक है, अब ये देखें, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? HCl प्लस NaCl का रिएक्शन का नाम क्या होता है? HCl प्लस NaOH का रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट। HCl प्लस NH4OH, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये भी अभी आपका HCl एसिड है, और NH4OH बेस है। एसिड बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट। तो जिनका भी आंसर है CO2 प्लस H2O, वो आंसर गलत है।
तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है कि बेस का OH और एसिड का H दोनों मिलकर क्या बनाता है, वाटर। और बाकी बच गया क्या, NH4, और यहाँ पे क्या बन गया, Cl। NH4Cl प्लस वाटर। CH3COH, ये क्या है, एसिड है ये बेस है ये? नहीं नहीं, नोट नहीं करना, आप पहले ये देख लो, CH3COH, बताओ ये एसिड है या बेस है, एसिड है। तो इसका नाम क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप? एसेटिक एसिड। अच्छा, कुछ लोग इसे बोल रहे हैं विनेगर एसिड, विनेगर एसिड भी सही है। इथेनोइक एसिड भी सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सारे नाम सही है। इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाया जा रहा है, प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा इसका। CH3CONA प्लस वाटर, ओके। फिर से क्या है, अगर बेस है तो OH आ गया, और एसिड है तो H आ गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। CH3CONA, ये तुम्हारा क्या बन गया, सॉल्ट। एक और लास्ट रिएक्शन है, CH3COH प्लस NH4OH, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बताए। जल्दी बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं बोल रहा हूँ ये CH3COH एसिड है, NH4OH बेस है, ये दोनों का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट कमेंट में जल्दी टाइप करें। सॉल्ट प्लस वाटर, बट सॉल्ट का नाम तो बताइए क्या बनेगा वो। अमोनियम इथेनॉइड होता है सर। ओके, सही है, ध्रुवा सही है। ठीक ठीक है। मुझे ये बताएं, आपके सामने एसिड बेस रिएक्शन कितने रखे हुए हैं, चार। अच्छा, कभी आप लोग ऐसा नाम सुने, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो ये बताओ, जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है? ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। HCl अभी बता चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH के बारे में बताइए, क्या NH4OH स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? आंसर मिक्स आ रहा है, कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोगों का वीक है, ओके। तो NH4OH इज ए वीक बेस। अभी कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम लग रहा हो कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अभी हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम चीज़ें के बारे में देखते हैं कि कौन सा वीक बेस होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी जो आप पढ़े हो 10th के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ये क्या है, वीक बेस है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है। इन्हें कल बता चुके थे, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया वीक बेस। तो आप लोग के 10th के सिलेबस में सॉल्ट 4 टाइप्स के पढ़े होंगे। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, और क्या था, और बताइए जल्दी। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, और क्या था? बेसिक सॉल्ट, और किसी का? एक कुछ लोग बोल रहे हैं बफर सॉल्ट, कुछ बोल रहे हैं एम्फोटेरिक सॉल्ट। ठीक है, इधर देखें,
तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये आपके पास NaCl सॉल्ट बना, NH4Cl सॉल्ट बना, ये भी सॉल्ट बना, ये भी सॉल्ट बना। इसमें से कौन से सॉल्ट है जो न्यूट्रल सॉल्ट है? ये चार में से कौन से न्यूट्रल सॉल्ट है? NaCl कैसे बोल रहे हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट है? ये कैसे पता चला कि न्यूट्रल सॉल्ट है ये? तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए जो सॉल्ट बनेगा वो किससे बनना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल का मतलब समझ में आता है? न्यूट्रल दैट मीन्स पीएच कितना होना चाहिए? न्यूट्रल दैट मीन्स पीएच 7 होना चाहिए। okay? तो किसी को पता है ये पीएच न्यूट्रल, अगर आपको जब भी कोई पूछ रहा है कि न्यूट्रल का पीएच कितना होगा, तो 7 क्या हमेशा करेक्ट आंसर है? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? आइडिया है? क्या आसूस बोल रहे हैं? आपको कुछ आइडिया बताइए क्या होगा? एक इस्तिका रिजा इस बोल रहा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बता सकते हैं किस तरीके से टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है? इस- इश्तियाक रिजा किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है? कुछ रिलेशन है? कुछ बता सकते हैं? तो देखिए, जब भी अगर आपसे जब भी अगर आपसे न्यूट्रल पीएच बोल रहा है तो ऑफकोर्स pH 7 ही बोलते हैं। लेकिन ये pH 7 तब बोलेंगे, रूम टेम्परेचर पता है कितना होता है? रूम टेम्परेचर कितने टेम्परेचर को बोलते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। तो pH 7 तभी बोलेंगे जब रूम टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। बाकी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो न्यूट्रल पीएच भी चेंज होता है। किस तरीके से चेंज होता है वो देखेंगे आगे क्लास 11th में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर न्यूट्रल पीएच कोई पूछ रहा है कितना होगा, आप 7 बोलोगे। लेकिन पूछे है क्या पीएच इक्वल टू 7 इज ऑलवेज इन न्यूट्रल पॉइंट, तब बोलना नो। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करेगा आगे देखेंगे। एसिडिक सॉल्ट बताइए। एसिडिक सॉल्ट, इसमें से ये चार में से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है? ये चार में से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है? सेकंड। और बाकी लोगों का आंसर NH4Cl। और बाकी लोगों का सेकंड। है और ठीक है सेकंड। तो देखिए इधर बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है NH4Cl। तो ये जो सॉल्ट बना है ये किस एसिड बेस से बना? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो देखो एक चीज समझो यहाँ पे कि सर ये याद कैसे रहा? जो स्ट्रॉन्ग है इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड या बेस? स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है या बेस है एसिडिक सॉल्ट के लिए? एसिड। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर आएगा। दैट मीन्स ऐसा ही बोलते हैं ना कि लाइक नेचर उसी का आता है या डोमिनेंट उसी का होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब कंटेनर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया और एक वीक बेस मिक्स किया गया, तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है। तो जो कंटेनर का ये जो सॉल्ट का नेचर भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा? स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट की वजह से आएगा। तो जैसे इसमें बताए, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? इसमें एसिड वीक है और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा आएगा? इसमें जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा आएगा? बेसिक। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नेचर आता है। तो ये कैसा हो जाएगा आप लोगों का? बेसिक सॉल्ट। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, चेक करके बताएं कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट होगा, कौन सा बेसिक सॉल्ट होगा।
सॉल्ट बताइए कौन कौन सा एसिडिक हो कौन कौन सा बेसिक होगा, या कौन से न्यूट्रल हो गए। नंबरिंग से लिखते हैं ऐसे करना, 1 2। सॉल्व करेंगे जल्दी नोट करके क्या आएगा। जल्दी बता, ये सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व हो गया ये। तो बताइए फर्स्ट वन K2SO4 कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसा होगा। न्यूट्रल, न्यूट्रल से है तो सिर्फ इन से टाइप करके बताएं। ठीक है, सेकंड वाले सॉल्ट बताएं, सेकंड KCl कौन सा सॉल्ट है। न्यूट्रल, NNO3 कौन सा सॉल्ट है। न्यूट्रल, NH4NO3 बताएं। फोर्थ वन, फोर्थ वन NH4NO3 कैसा सॉल्ट होगा। आंसर मिक्स आ रहा है, कुछ लोग एसिडिक कुछ लोग बेसिक कुछ लोग न्यूट्रल बोल रहे हैं, तो अभी से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। ये है तो एसिडिक है ये कौन सा सॉल्ट है, CH3CO के। कौन सा है, बेसिक। ठीक है, KNO3 बताइए कैसा है, एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है, कैसा आएगा। न्यूट्रल। तो देखो कोई, अब इधर देखें, ये जो K2SO4 है, वो सॉल्ट किस एसिड किस बेस से बना वो बता सकते हैं हम। एसिड कौन सा होगा K2SO4 का एसिड। तो एक बात बताएं, कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है ये निकालने में, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्ट एसिड बेस से मिलके बना है, तो कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मुझे नहीं दिख रहा है कि एसिड कैसे पता करेंगे बेस कैसे पता करेंगे। सृष्टि सरकार, आपको नहीं आ रहा समझ में तो देखो इधर। तो सरकार ये पहले बताओ, इसमें कटायन कौन सा है अनायन कौन सा बता सकते हैं आप। सृष्टि सरकार बताओ, इसमें कटायन कौन है अनायन कौन है। कटायन ये पता है कि आपको के पॉजिटिव दिख रहा है, और अनायन क्या दिख रहा है, SO4 2 तो जो कटायन है, उस कटायन के साथ क्या कर देना आपको, OH- ऐड कर देना हमेशा, किसके साथ, कटायन के साथ OH- ऐड कर देना, और एनायन के साथ क्या ऐड करना है, H+।
तो देखो यहाँ पे दो माइनस है, तो यहाँ पे कितने प्लस ऐड करोगे? दो। एक प्लस है तो एक माइनस, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? के ओ एच। और दो एच है तो H2 आ गया, और क्या लिए था यहाँ पे? SO4। ये समझ में आ रहा है सृष्टि सरकार कैसे निकाला मैं? चलो KCl का एसिड और बेस बताओ, जैसे मैं बताया हूं वैसे निकालो। साइड लो। KCl में एसिड कौन है, बेस कौन है, वो बताएं। तो देखो अभी कैसे बताऊं, KCl सॉल्ट है, इसमें पॉजिटिव कौन है? K+। और कौन है? Cl-। इस पे एक प्लस है, इस पे एक माइनस, प्लस वाले को क्या दे देना है? OH-। और माइनस वाले को क्या दे देना? प्लस। दैट इज H+। तो दोनों को कंबाइन करो, क्या आ जाएगा? KOH प्लस HCl। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? KOH प्लस HCl। ओके। उसी तरीके से NaNO3 बताएं, कौन सा बेस होगा, कौन सा एसिड होगा? NaNO3 में एसिड बेस बताओ कौन कौन से होंगे? और बाकी लोग? और बाकी लोग जल्दी बताएं, इसमें बेस कौन होगा? अभी बताया ना, सोडियम प्लस है, Na+ हो गया, NO3 पे माइनस है। तो बताओ फिर कैसे देखोगे? प्लस वाले को क्या देना होता है? OH-। और माइनस वाले को क्या देना होता है? H+। कंबाइन कर दे, क्या आ जाएगा? NaOH एंड HNO3। इसके बारे में तो आप लोग को ऑलरेडी पता था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। इसे बताइए एसिड बेस कौन सा होगा? फोर्थ में बताओ एसिड बेस कौन सा होगा? जल्दी बताओ, इसमें कौन सा होगा फोर्थ में? कुछ लोगों का आ रहा है NH4OH और HNO3। इसमें बताएं क्या होगा? आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 का बताएं क्या आएगा? KOH प्लस CH3COH। इसका बताएं। अब देखो ये जो है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये है वीक एसिड है, तो नेचर किसका आता है? स्ट्रॉन्ग वाले का। दिख रहा है, ये बेसिक नेचर है। बताओ इसमें कौन है? KOH, HNO3। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलके क्या बना देता है? न्यूट्रल। तो इसे बताए 1 से 6 में, 1 2 3 4 5 6 में किसी को, किसी भी 6 में से किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। 1 2 3 4 5 6 में से पूछना है किसी को? ओके, वन। देखो इधर। तो ये देखो, कुछ लोगों का कि सर केवल स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ओके, समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इधर, कुछ लोगों का है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 समझा दीजिए। वो देखो इधर, 1 मिनट में बता रहा हूँ। K2SO4। ये आप लोगों को पता है कि पोटेशियम पे +1 ही चार्ज होता है? ये पता है कि K पे चार्ज कितना आ सकता है? +1, या
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, ये सारे के सारे अल्कली मेटल हैं। अल्कली मेटल पे चार्ज कितना आ सकता है? +1। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, पोटेशियम अल्कली मेटल का है, तो अल्कली मेटल होने का मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया होगा? एक पोटेशियम पे चार्ज आया होगा +1, तो है कितने पोटेशियम? 2। इसका मतलब इस K2 पे टोटल चार्ज कितना होगा? +2। इस पे चार्ज SO4 पे चार्ज कितना होगा? -2। ये समझ में आता है? देखो इधर फिर से समझा रहा हूँ। K2SO4, एक के पे चार्ज होता है +1, लेकिन तुम्हारे पास है कितने के? 2। तो 2 के पे चार्ज कितना होगा? +2। समझो ऐसे कि एक के पे चार्ज है +1, तो 2 के पे +2 होगा, नॉट +4। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इस पे जब सॉल्ट में जब प्लस चार्ज यहाँ पे कितना आ गया? +2। तो इस पे माइनस चार्ज कितना आएगा? -2। क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव आता है। मैं टोटल चार्ज नहीं पूछ रहा हूँ आयु, SO4 पे चार्ज पूछ रहा हूँ कि K2 पे चार्ज है +2, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? -2। ये पोर्शन बताओ, समझ में आ रहा है ना इन पे? ठीक है। अब ये पता चल गया, तो एक के पे चार्ज है +1, और SO4 पे चार्ज कितना? -2। तो के, देखो के प्लस पे अभी मैं बताया था कटायन को क्या देना होता है? OH-, और अनायन को क्या देना होता है? H+। अभी क्या बोला था कि अगर कटायन पे एक प्लस है तो OH- भी कितना दोगे? एक दोगे। जितना चार्ज उतने ही एटम देना। देखो चार्ज -2 है, तो मैं हाइड्रोजन कितना दूंगा? 2 दूंगा। तो दोनों कंबाइन करो, KOH, और 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन को H2, और सल SO4 था, SO4 ऐसे लिख दिया। बताओ अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन समझ में आया? या किसी को पूछना अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 में? और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कुछ पूछना है अभी भी? आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ, बट क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए किसी को कुछ पूछना है? ओके। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक चीज बताता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे कैसे, तो देखो इधर, अल्कली मेटल सबको पता है। अल्कली मेटल क्या होता है? लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रिविडियम होता है, सीजियम होता है। ये अल्कली मेटल सबको पता है। ये चलो अगर नहीं पता तो ये देख लो इधर। ये होता है अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम। ये सब के साथ अगर OH लगा हुआ है, लाइक ऐसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, दिख रहा? तो जब अल्कली मेटल के साथ अगर OH लगा हुआ रहता है तो वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ध्यान से सुनना, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अब ऐसा क्यों होता है। रीजन समझेंगे जब 11th में यहाँ पे आएंगे, तब पढ़ेंगे रीजन क्यों ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए बाय रिमेम्बर ऐसे रख सकते हैं कि अगर अल्कली मेटल के साथ अगर OH- लगाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में किसी का पूछना था कि सर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करें। NH4NO3, तो बताइए इस पे कटायन कौन है? NH4+ अनायन कौन है? NO3-। तो बताइए कटायन पे चार्ज कितना है? +1। तो कितने OH देना है? एक OH देना है, जितना चार्ज उतने ही OH। NO3- पे क्या करना है? क्या देना है? प्लस देना है। एक माइनस था, एक प्लस दिया, दोनों कंबाइन करें। NH4OH आपका वीक बेस होता है, एंड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो कुछ एसिड के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। HCl, H2SO4,
HNO3, ये तीन एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 में समझ में आया? जल्दी बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 में जिसे भी प्रॉब्लम था वो समझ में आया? और बताएं, और कौन सा क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट वेट ए मिनट, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से ये सॉल्व था, CH3CO के। ये बोला हूं ना, के कैसा होता है? के पॉजिटिव की तरह होता है, और जब इस पे पॉजिटिव है तो इस पे चार्ज कैसा होगा? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आता है? प्लस माइनस कर पाते हो यहाँ तक? इस पॉइंट तक समझ में आ रहा है? शिवम, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अभी क्या बोला था? प्लस वाले को क्या दे देना? माइनस, और माइनस वाले को क्या दे देना? प्लस। अब कंबाइन कर दें दोनों को। अभी बताया था कि अल्कली मेटल के साथ जो ओज ओज लगा रहा था वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा एसिड है? बीक एसिड। ये बीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बताइए नेचर कैसा होगा? जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का नेचर रहेगा। कैसा नेचर रहेगा? बेसिक। बताइए, यहाँ तक पूछना है? सॉरी, यहाँ तक पूछना है किसी को? 1 to 6 में बताएं, किसी को कुछ पूछना है? 1 to 6 में अभी भी किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैं अभी जो बताया हूँ वो याद रखना, अल्कली मेटल के साथ अगर OH जो लगा हुआ रहता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और तीन स्ट्रॉन्ग एसिड बताया, HCl, H2SO4 एंड HNO3, ये तीन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो आज के क्लास से किसी को कुछ पूछना है? आज के क्लास से बताओ जल्दी, किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना है आज के क्लास से तो बता सकते हैं। ओके, तो ठीक है, बाकी चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, सर आ रहे हैं अभी। सर अभी कुछ बात करेंगे, ठीक है? तो केमिस्ट्री क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी क्लासेस होगी वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू। तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसको? आज काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है।